हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 58, या फिर हम कह सकते हैं कि ये फोर्थ चैप्टर का सिक्स्थ वीडियो है। और आज हमें डिस्कस करना है बॉन्ड एंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बंध कोण। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसे सब बच्चे समझेंगे। तो आज हमें बॉन्ड एंगल या बंध कोण के बारे में बात करनी है। बंध कोण या बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के दो नियरेस्ट बॉन्ड्स के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल, हम एक मॉलिक्यूल देखते हैं H2O, और जब इस मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑक्सीजन एटम तो यहाँ होता है बीच में, यानी हम इसे कह सकते हैं सेंट्रल एटम। और हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ होता है और एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ होता है। और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो हमने बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल में आप सेंट्रल एटम को देख लो। किसे देख लो? सेंट्रल एटम को। और आपको देखना है कि वो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जो दो बॉन्ड हैं या दो एटम्स हैं, उनके बीच का ये वाला एंगल कितना है। इस एंगल को ही हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। जैसे आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हो NH3 का, NH3 अमोनिया। तो जब हम अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये तो नाइट्रोजन एटम होता है, जिसे हम सेंट्रल एटम कह सकते हैं, केंद्रीय परमाणु कह सकते हैं। और इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ये तीन हाइड्रोजन के एटम इस तरीके से नाइट्रोजन एटम से जुड़े हुए होते हैं। और नाइट्रोजन एटम के ऊपर होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो किन्हीं भी दो नियरेस्ट बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है ना, जैसे ये वाला एंगल हो गया, इस एंगल को हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है। अब यदि मैं यहाँ एक एग्जांपल लूं CO2 का, तो CO2 के एग्जांपल में कार्बन तो बीच में होता है, यानी कार्बन है सेंट्रल एटम। और इधर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है और इधर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है। तो आपको डबल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड मानना है। कभी आप सोचोगे ये दोनों तो सर नियरेस्ट दो बॉन्ड हैं और ये तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके बीच का तो एंगल 0 डिग्री है। आपको डबल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड मानकर चलना है। तो इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के बीच का एंगल ये जो है 180 डिग्री का, इस एंगल को ही आप कहोगे बॉन्ड एंगल। ठीक है। तो बॉन्ड एंगल का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड एंगल का मतलब हुआ किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से, किसी भी मॉलिक्यूल का आपको सेंट्रल एटम देखना है और सेंट्रल एटम के दो नियरेस्ट बॉन्ड्स के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल कहते हैं। बॉन्ड एंगल की यूनिट क्या होती है? डिग्री। डिग्री को हम ऐसे ही तो लिखते हैं। उसके बाद मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन। आप बॉन्ड एंगल को किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो, बॉन्ड एंगल की पहचान कैसे कर सकते हो? एक तो तरीका है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से। आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से, यानी अवरक्त स्पेक्ट्रम रसायन से, बॉन्ड एंगल को डिटरमाइन कर सकते हो। दूसरा तरीका है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आप माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी बॉन्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से भी हम बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो ये तरीके हैं बॉन्ड एंगल निकालने के, डिटरमाइन करने के। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है। देयर इज नो एनी बॉन्ड एंगल इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यदि आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो ही एटम हैं,
तो वहां कोई भी बॉन्ड एंगल नहीं होता है, क्योंकि वहां केवल एक ही बॉन्ड होगा। यदि मैं आपको कह दूं कि मेरे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, जैसे जैसे HCl है, HCl एक एग्जांपल लेते हैं, तो HCl में क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड होगा इस तरीके से, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बना तो वो एक ही तो बॉन्ड बना, और बॉन्ड एंगल के लिए हमें कितने बॉन्ड्स की जरूरत पड़ती है? बॉन्ड एंगल के लिए हमें जरूरत पड़ती है कम से कम दो नियरेस्ट बॉन्ड्स की, जिनके बीच के एंगल को हम देखते हैं। तो HCl एक कैसा मॉलिक्यूल है? HCl है एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें केवल दो ही एटम होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल में कोई भी बॉन्ड एंगल नहीं होता है। तो यहाँ लिख रखा है देयर इज नो एनी बॉन्ड एंगल इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बट triatomic and polyatomic molecule has bond angle which is very important for the determination of structure। मतलब यदि हम डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे आप H2O को देखते हो, H2O में कितने एटम हैं? दो तो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, तो इसका मतलब H2O एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें बॉन्ड एंगल होता है। NH3 देखना जरा, NH3 में एक एटम तो नाइट्रोजन का है और तीन एटम है हाइड्रोजन के, तो NH3 में चार एटम हैं। आप इसे कह सकते हो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, या फिर आप पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हो उन सभी मॉलिक्यूल्स को जिसमें नंबर ऑफ एटम्स मोर देन 3 हो। ठीक है, CO2 में तीन एटम हैं, तो यदि किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम हैं, जैसे HCl में थे दो एटम, तो वहां तो बॉन्ड एंगल आप निकाल ही नहीं सकते हो। बट यदि किसी मॉलिक्यूल में तीन या तीन से ज्यादा एटम हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल हम पता लगा सकते हैं। और बॉन्ड एंगल पता लगाने से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, किस चीज में? उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में। ठीक है, समझ में आई ना बात? बॉन्ड एंगल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर को बताने में किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है, कैसे करता है हम डिस्कस करेंगे। और वैसे कुछ बच्चों को पता भी होगा कि बॉन्ड एंगल से हमें स्ट्रक्चर का पता चलता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अब हमारे पास पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। हमारा जो केंद्रीय परमाणु है वो किस प्रकार का संकरण दिखा रहा है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, यदि हमारा केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, तो बेटे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। ये चीज आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ रखी है, भली भांति पढ़ रखी है। यदि आपका मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, आपका मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का। एग्जाम्पल C2H2 और CO2। जब आप C2H2 का स्ट्रक्चर देखते हो, तो C2H2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो ये स्ट्रक्चर है C2H2 का। तो इसमें जब आप बॉन्ड एंगल देखोगे, ये वाला देखोगे, ये भी 180 डिग्री का ही है, और ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है? ये भी 180 डिग्री का ही है। यहाँ सेंट्रल एटम कार्बन है, तो कार्बन के दोनों तरफ जो बॉन्ड हैं, चाहे तो इस वाले कार्बन के दोनों तरफ देख लो, चाहे इस वाले के, उनके बॉन्ड के बीच का जो एंगल है उसे ही हम बॉन्ड एंगल मानेंगे। ठीक है, जैसे CO2 है, CO2 का स्ट्रक्चर तो आपको अभी बताया ही था, कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री का। दोनों में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। यदि आप C2H2 को देखते हो, तो कोई से भी कार्बन को चेक कर लो, इसने दो ही सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे, और दो सिग्मा बॉन्ड बनाए तो इसका मतलब हर एक कार्बन के दो ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें से एक तो होगा s ऑर्बिटल और एक होगा p ऑर्बिटल। तो C2H2 में भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और CO2 में भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है।
क्योंकि CO2 में जब आप बीच वाले कार्बन को देखते हो, लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड है तो इसमें एक ही तो सिग्मा होगा, दूसरा तो पाई होगा, और इधर भी एक सिग्मा एक पाई होगा। तो CO2 में कार्बन एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? तो इसका मतलब दो ही इसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और दो ऑर्बिटल यदि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां हाइब्रिडाइजेशन में पहला ऑर्बिटल तो s का होता है और दूसरा p का। तो CO2 में भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, और दोनों का बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख रखा है कि यदि sp हाइब्रिडाइजेशन कोई भी दिखाता है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। और यहाँ हम ज्यादातर कार्बन की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी इस चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। एग्जाम्पल आपको बता दिया, C2H2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसलिए दोनों बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का बनाएंगे। जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन यदि कार्बन एटम का मिलता है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। यदि हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाए? sp2, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 का। एग्जाम्पल C2H4। जब आप C2H4 का स्ट्रक्चर देखते हो तो ऐसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दो हाइड्रोजन इस कार्बन एटम पर अटैच हैं और दो ही हाइड्रोजन इस कार्बन एटम पर अटैच हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है C2H4 का। आप किसी भी कार्बन को देख लो, जैसे मान लो इस वाले कार्बन को देखते हैं हम, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है। तीन सिग्मा बॉन्ड का मतलब तीन ऑर्बिटल, और तीन ऑर्बिटल का मतलब एक s का ऑर्बिटल और दो p के ऑर्बिटल। तो बताओ sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है क्या? है ना sp2। तो इसका मतलब साफ है, एक बात हमें समझ में आती है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, क्योंकि जब यहाँ हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन बनाया, इसी तरीके से इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन बनाया, तो आप इस बॉन्ड एंगल को देखोगे 120 डिग्री का होगा। इस वाले को देखोगे ये भी 120 डिग्री का होगा, और इस वाले को देखोगे ये भी 120 डिग्री का होगा। ठीक है, तो तीनों ही बॉन्ड एंगल यहाँ कितने होंगे? 120 के। अब यदि कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। एग्जाम्पल CH4। CH4 आपने पढ़ ही रखा है, कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है और एक पीछे की तरफ है। तो ऐसा होता है CH4। सिग्मा बॉन्ड यहाँ कितने हैं? 4। कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन भी में भी 4 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, एक s का और 3 p के। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। और बॉन्ड एंगल आपको बताइए कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। यही तो होता है बॉन्ड एंगल। समझ में आ रही ना बात? तो इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे थे कि बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। उसमें पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ये तीनों एग्जांपल आप नीचे देख सकते हो, देखो ये एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब दूसरा फैक्टर होता है ग्रुप्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। आपका जो सेंट्रल एटम है उससे कौन कौन से ग्रुप या एटम्स या स्पीसीज अटैच हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि सेंट्रल एटम से जुड़े ग्रुप्स सेम हो तो बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री 28 मिनट का मिलेगा, sp2 में 120 डिग्री का मिलेगा और sp में 180 डिग्री का ही होता है। बट ग्रुप्स बदलने पर बॉन्ड एंगल भी बदल जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है ये, बहुत ही बढ़िया और आसानी से समझ में आने वाली। जैसे मान लो हम इसकी बात करें CH4 की। CH4 में आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन है sp3, पता है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 ऑर्बिटल होंगे, 4 ऑर्बिटल होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट।
और इसी तरीके से इस कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप एक जैसे हैं CH3 वाले, तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल यहाँ लिखा हुआ है, यदि सेंट्रल एटम से जुड़े ग्रुप्स सेम हो। इस कार्बन से चारों ग्रुप एक जैसे जुड़े हुए हैं और इस वाले कार्बन से भी चारों ग्रुप एक जैसे जुड़े हुए हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट का होगा और यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। बट हमने जो है इसमें से दो ग्रुप को चेंज कर दिया, देखो नीचे वाले CH3 की जगह तो H लगा दिया और इस वाले CH3 की जगह Br लगा दिया। तो जैसे ही ग्रुप चेंज होते हैं तो बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है। अब बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 114 डिग्री 114.1 डिग्री हो गया। देखो 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़ गया बॉन्ड एंगल, बढ़ गया ना। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यदि सेंट्रल एटम के चारों तरफ एक जैसे ग्रुप अटैच हैं तो बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन का 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा। पर यदि ग्रुप चेंज हो जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहता है sp3 और बॉन्ड एंगल बदल जाता है, जैसे यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ गया, ठीक है। पर बच्चे अब भी सोचते हैं कि सर ये बढ़ा कैसे, थोड़ा सा ये भी बता दो कि बढ़ा कैसे है बॉन्ड एंगल। चलो मैं बताता हूँ आपको बॉन्ड एंगल कैसे बढ़ा है, यही एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ यदि आप इससे बीच वाले केस को देखो, यहाँ क्या था, ये CH3 था। CH3 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कुछ खींच रहा होगा और ये वाला CH3 भी खींच रहा होगा, ठीक है। यानी इनकी अपना जो है इंडक्टिव इफेक्ट होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होंगे। पर यदि हम CH3 को तो यहां से हटा दें और CH3 को हटा के क्या लगा दिया हमने, Br, तो Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इस कार्बन से ज्यादा होगी जो CH3 का कार्बन है, तो Br इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। मतलब यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ को ज्यादा खींचे हुए मिलेंगे इस CH3 के मुकाबले। यदि आप पहला बीच वाला केस देखते हो तो यहाँ CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना नहीं खींच पाता है जितना ये Br खींच लेता है। और जब Br ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया ना ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मान लो यहाँ आ गया इस जगह, और पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ था। तो Br के केस में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भी कह सकते हो, वो केंद्रीय परमाणु इस कार्बन से दूर चला गया है, सेंटर से दूर चला गया है। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर से दूर चला जाता है बॉन्ड पेयर, तो दोनों बॉन्ड पेयर, जैसे Br वाला बॉन्ड पेयर और ऊपर वाले बॉन्ड का बॉन्ड पेयर, इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। मतलब आपको पता है इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो मैंने पहले भी कई बार एक्सप्लेन की है ये बात। मान लो मैं आपको कह दूं कि मेरे पास ये एक सेंटर है, जैसे सेंट्रल मेटल एटम है, मान लो सेंट्रल एटम है, हमने एक बॉन्ड तो दो बॉन्ड तो ये बना दिए, दो बॉन्ड ये बना दिए। अब ध्यान से समझना, मैं आपको कह रहा कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े यहां रखे हुए, यानी सेंटर के पास। यदि इलेक्ट्रॉन के जोड़े सेंटर के पास हैं तो आपस में भी तो ये नजदीक होंगे। जितने ये जोड़े सेंटर के पास जाएंगे, केंद्र के जितने पास जाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस उतना घटेगा। और डिस्टेंस इनके बीच की दूरी घटेगी, डिस्टेंस घटेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, खुलेगा। पर यदि इन्हीं जोड़ों को आप सेंटर से दूर हटा दो ऐसे, तो अब बताओ बीच का डिस्टेंस इनका बढ़ा या नहीं बढ़ा। अब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, दोनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और जब बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो रिपल्सन इनके बीच घटा, और रिपल्सन घटा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, ऐसे आ जाएंगे नजदीक दोनों जोड़े। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर ये आपने एक CH3 की जगह एक Br लगाया था, तो वहां तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूर गया था। मान लो एक सेंटर है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तो वही है और दूसरा चला गया दूर, तो भी तो बीच की दूरी इनकी बढ़ी ही होगी। बताओ बीच की दूरी बढ़ी होगी या नहीं। और बीच की दूरी इनकी बढ़ी होगी तो रिपल्सन घटा होगा, और रिपल्सन घटा होगा तो रिपल्सन घटने से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ठीक है।
इसलिए 109 डिग्री 28 मिनट से 114.1 डिग्री हो गया। नेक्स्ट तीसरा फैक्टर देखते हैं। तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के ऊपर जितने ज्यादा होंगे वे बॉन्ड पेयर को उतना ज्यादा धक्का देंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक आएंगे और बॉन्ड एंगल घटेगा। यानी नंबर ऑफ लोन पेयर जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही कम। खुद सोच लो, मान लो मैं आपको कहूं कि मेरा मेरा जो सिर है वो एक सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, और इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ रखा हुआ, और मैं अपने दोनों हाथ ऐसे जो करता हूं, ऐसे दोनों हाथ ऐसे कर लिए मैंने। जब दोनों हाथ ऐसे कर लिए तो समझो ये दोनों बॉन्ड हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का है और इसके अंदर भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का है, जिसे आप बॉन्ड पेयर कहोगे। सिर के ऊपर कोई लॉन पेयर नहीं है, तो ये दोनों बॉन्ड ऐसे रहेंगे बिल्कुल। पर यदि यहाँ कोई लॉन पेयर रख दिया तो वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा इस वाले बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी, इसे भी, जिसकी वजह से ये दोनों नीचे की तरफ को झुक जाएंगे। ये दोनों बॉन्ड नीचे की तरफ को कब झुकेंगे? जब वो लॉन पेयर सिर पे जो रखा हुआ है वो इन दोनों बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यूं बताओ, यदि सिर के ऊपर कोई भी लॉन पेयर ना हो, सिर का मतलब यहाँ सेंट्रल एटम है, यदि सेंट्रल एटम के पास कोई भी लॉन पेयर ना हो तो बॉन्ड एंगल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेचुरली जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वही होगा। और यदि एक लॉन पेयर आ गया सेंट्रल एटम के पास तो वो बॉन्ड पेयर्स को धक्का देगा नीचे की तरफ, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल घट जाएगा। और यदि दो लॉन पेयर आ गए तो बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा घट जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसलिए यहाँ लिखा है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लॉन पेयर्स के। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, देखो यहाँ एक भी लॉन पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ भी sp3 है CH4 में, NH3 में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, H2O में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, पर CH4 में कोई भी बॉन्ड एंगल नहीं है, यानी कोई भी लॉन पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन sp है, लॉन पेयर कोई नहीं है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही रहता है। जबकि NH3 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पर ऊपर एक लॉन पेयर आ गया। देखो NH3 में ये क्या है? ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसे भी धक्का देगा, इसे भी धक्का देगा और इसे भी धक्का देगा, तीनों को धक्का देगा। ठीक है, जैसे आपका ट्राइपॉड स्टैंड बंद हो जाता है, यदि ट्राइपॉड स्टैंड, ये NH3 ऐसा ही होता है जैसे ट्राइपॉड स्टैंड होता है, इसके तीनों पैर पूरे खुले हुए, पर वो जो नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन तीनों पैरों को बंद कर देता है इसके, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर कितना हो जाता है? 107 डिग्री। और यहाँ H2O के केस में देखो, यहाँ लॉन पेयर कितने हैं? 2, तो ये तो और भी ज्यादा धक्का देंगे इन्हें बॉन्ड पेयर को, तो बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा घट के 104.5 डिग्री हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा लॉन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा घट जाएगा। चौथा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, दोबारा समझ लो क्योंकि ये बात बच्चों की बहुत कम समझ में आती है। हमने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहाँ इस केस को देख लो, ये एक एग्जांपल है, इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं यही। आप एक तो NH3 को देख लो और एक SbS3 को, इनसे ही आपको पता चल जाएगा। जब हम NH3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो NH3 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये बना दिया हमने NH3 का स्ट्रक्चर, ये लॉन पेयर रखा हुआ, और SbH3 का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ये ठीक है, ये लॉन पेयर रखा हुआ। पर जब आप इसका NH3 का ये वाला बॉन्ड एंगल नापते हो ना, तो ये आता है 107 डिग्री का, और SbS3 का बॉन्ड एंगल 91 डिग्री का आया। ठीक है,
तो सवाल ये खड़ा होता है बच्चों के दिमाग में कि सर NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों है? तो मैंने जवाब दिया कि बेटे NH3 का बॉन्ड एंगल इसलिए ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एंटीमनी के मुकाबले। ठीक है, अब फिर बच्चा पूछेगा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या फायदा हुआ इसे? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से फायदा पता क्या हुआ, समझो जरा। NH3 को देखो, इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये बॉन्ड का बीच वाला लाइन है, मध्यमान स्थिति कह दो चाहे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन ने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच रखा है, जबकि यहाँ यदि हम एंटीमनी की बात करें Sb की, तो इसने बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींच रखा है, खींच तो रखा है पर बहुत कम। जब यहाँ NH3 के केस में तीनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ज्यादा नजदीक चले गए तो इनके बीच की दूरी घट तो गई होगी, इनके बीच की दूरी घटी नहीं होगी, और जब इनके बीच की दूरी घटी होगी तो रिपल्सन इनमें बढ़ा होगा, और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो बॉन्ड एंगल तो खुलेगा ही। फिर ये बॉन्ड ऐसे हो गए क्योंकि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वे सेंट्रल एटम के ज्यादा नजदीक चले गए, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, ये बात तो पता है आपको। इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन तीनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने ज्यादा नजदीक ले आता है, जिसकी वजह से तीनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस घट जाता है और उनमें रिपल्सन ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से बॉन्ड खुल जाता है। और इसका उल्टा बिल्कुल इसके साथ होता है, Sb की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये तीनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींच पाता, जिसकी वजह से तीनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा ही रहता है, और डिस्टेंस ज्यादा तो रिपल्सन कम रहता है, जिसकी वजह से बॉन्ड नहीं खुल पाता। ठीक है, तो ये थे हमारे फैक्टर। एक बार मैं फैक्टर्स को दोबारा रिवाइज करवाता हूं, आपको ध्यान से समझना। बॉन्ड एंगल तो आपको पता चल गया, बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला हमने फैक्टर पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। sp हाइब्रिडाइजेशन होगा 180 डिग्री का एंगल मिलेगा, sp2 होगा तो 120 डिग्री का, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा। फिर दूसरा फैक्टर है ग्रुप्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर यदि चारों ग्रुप एक जैसे हैं तो बॉन्ड एंगल वही होगा जो नेचुरल होना चाहिए, पर यदि चारों ग्रुप एक जैसे नहीं है, अलग अलग ग्रुप आकर जुड़ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल भी बदल जाएगा। ठीक है, तीसरा फैक्टर हमने पढ़ा नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट। यदि कोई भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के ऊपर तो बॉन्ड एंगल अफेक्ट नहीं होगा, एक लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, और दो लोन पेयर हैं तो और भी ज्यादा घट जाएगा। उसके बाद फोर्थ फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के यूज देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1, टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखना हो तो बॉन्ड एंगल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लीनियर होगा, तो सरल रेखीय संरचना होगी, और यदि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है तो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल। यदि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है तो स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, और यदि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 20 मिनट के बाद आ जाओ आप, 28 मिनट के बाद आ जाओ, यदि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बॉन्ड एंगल से आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। दूसरा यूज है टू फाइंड आउट द सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की सिमेट्री बॉन्ड एंगल से पता चल जाती है। जैसे 180 डिग्री के मॉलिक्यूल में जिसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है वो मॉलिक्यूल ज्यादातर सिमेट्रिकल ही होगा, जैसे CO2। ठीक है, और जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है और सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो वो भी सिमेट्रिकल होगा।
120 डिग्री बॉन्ड एंगल वाला मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल होगा यदि तीनों ग्रुप उसके ऊपर एक जैसे अटैच हैं, जैसे NH3। NH3 तो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है और ना ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। 120 डिग्री और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा फैक्टर है टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। आप बॉन्ड एंगल की सहायता से सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। बॉन्ड एंगल पता है, यदि मैं आपको कहूं बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप कहोगे कि सर sp हाइब्रिडाइजेशन है। और यदि मैं कहूं बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप कहोगे कि सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और यदि मैं कहूं बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ, आप कहोगे कि सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बताओ, टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन का कोई आप पता लगा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंगल। और फोर्थ यूज है टू फाइंड आउट द आयनिक करेक्टर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के आयनिक करेक्टर को भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे इसे बीएससी फर्स्ट सेम के वीडियो नंबर 59 को, 4.7 को, यानी फोर्थ चैप्टर के 7th वीडियो को, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।